dear friends, welcome to X Engineer. I hope you all are doing good. तो लास्ट क्लास हम लोग पढ़े थे सेट थ्योरी हम लोग स्टार्ट किए थे जिसमें कि हम लोग कुछ टॉपिक कवर कर लिए थे जैसे कि सेट थ्योरी होता क्या है उसका इंट्रोडक्शन देखे थे। उसके बाद हम लोग रिप्रेजेंटेशन के दो तरीके देखे थे। एक था रोस्टर फॉर्म, दूसरा था सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, सो रोस्टर फॉर्म में हम लोग क्या करते थे? रोस्टर फॉर्म में हम लोग सारे एलिमेंट्स को इंडिविजुअली वहाँ पे लिस्ट करते थे, सेपरेटेड बाय कॉमा एंड इनक्लोज्ड विद इन ब्रासेस। ठीक है, एग्जांपल भी मैं यहाँ पे बगल में लिख के दिखा रहा। और वही अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म की बात करूँ तो सेट बिल्डर फॉर्म में ये था कि हम लोग प्रॉपर्टी मेंशन करते थे कि किसी भी सेट में जो भी एलिमेंट्स लाई करते हैं उन सारे एलिमेंट्स का एक कॉमन सिंगल लाइन प्रॉपर्टी बताते थे, उसने मेंशन कर देते थे। और एक जनरल वैल्यू एक्स से डिनोट करते थे सारे ही एलिमेंट्स को। लेट अस सी एन एग्जांपल यहाँ पे। इसी सेट को जो यहाँ पे एग्जांपल में 1 2 3 लिखा हूँ रोस्टर फॉर्म को, उसको सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरीके से लिखते थे? ठीक है, तो इस तरह से लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3 एंड एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नाउ लेट मी टेल यू कि हमने ये भी बताया था कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का सिर्फ एक तरीका नहीं होता है, इसके और भी तरीके हो सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही हम लोग ये भी पढ़े थे कि कितने टाइप्स ऑफ सेट्स होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेट्स देखे थे, कुछ स्टैंडर्ड डिनोटेशंस भी देखे थे। सो टाइप्स ऑफ सेट्स में हम लोग एम्प्टी सेट पढ़े थे, उसके बाद सिंगलटन सेट पढ़े थे, फाइनाइट सेट पढ़े थे और इनफाइनाइट सेट पढ़े थे। और साथ ही साथ फाइनाइट सेट में हम लोग कार्डिनल नंबर के बारे में भी बात किए थे। सो व्हाट वाज कार्डिनल नंबर? कार्डिनल नंबर हमारा क्या था? नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सेट। ठीक है, तो मतलब किसी भी सेट में डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स जितने भी हैं उसको उस सेट का कार्डिनल नंबर कहा जाता है। तो यहाँ तक हम लोग लास्ट क्लास पढ़ चुके थे। जैसे कि इस वाले में हम लोग पढ़े थे, जैसे ये सेट है, लेट्स से कि दिस इज ए, सेट ए है हमारा। ठीक है, तो एन ऑफ ए इज व्हाट? 3। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, इसके साथ ये भी हम लोग पढ़े थे कि अगर इस एलिमेंट की बात की जाए, जैसे 3 है, 3 किस सेट से बिलोंग कर रहा है? सेट ए से बिलोंग कर रहा है। सो वी कैन यूज दिस डिनोटेशन 3 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, जैसे कि 4 सेट ए में लाई नहीं करता है, सो वी कैन राइट 4 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो ये सारे स्टैंडर्ड डिनोटेशंस हम लोग देख चुके थे लास्ट क्लास में। सो नाउ आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम लोग पढ़ेंगे एनालिसिस ऑफ टू सेट्स, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे इक्वल सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स, सबसेट्स, प्रॉपर सबसेट्स एंड पावर सेट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनालिसिस ऑफ टू सेट्स हैं। सो एनालिसिस ऑफ टू सेट्स में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले इक्वल सेट्स। ठीक है, तो इक्वल सेट्स क्या होता है? टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। ठीक है, two sets A and B are said to be equal if they have exactly the same elements। कहने का मतलब ये है कि दो सेट को आपस में इक्वल तब कहा जाता है जब दोनों के अंदर एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हों। ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है कि उनके एलिमेंट्स का सीक्वेंस क्या है। ठीक है, सीक्वेंस यहाँ पे बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। ठीक है, अब दो यहाँ पे एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं सबसे पहले। ठीक है, जैसे ए है, सेट ए है, इसके अंदर एलिमेंट्स है, लेट अस सपोज कि 1 2 3 है। अब सपोज करो कि सेट बी है हमारे पास, जिसके अंदर एलिमेंट्स है एक्स सच दैट एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3 एंड एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, ऐसा है। अब ये तो हमारा प्रॉपर्टी फॉर्म में दे रखा है। अब इसको अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना रहे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? जरा सोचो। ऑब्वियस सी बात है, हम लोग लिख सकते हैं 1 2 3। तो अब यहाँ पे क्या देख पा रहे हो कि ए और बी जो सेट है दोनों ही आपस में क्या है? इक्वल है। तो इक्वल है तो इक्वल को यहाँ पे कैसे डिनोट कर सकते हैं? ए इज इक्वल टू बी से। ठीक है, अब एक और ज़रूरी बात है जो कि मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा, वो ये है कि अगर ए और बी आपस में इक्वल है इट मीन्स कि दोनों का कार्डिनल नंबर सेम होगा। यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ठीक है, अगर ए और बी आपस में इक्वल है तो। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गया तो अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अब हम लोग इक्विवेलेंट सेट के बारे में समझ सकते हैं। अब हम लोग समझेंगे इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। इक्विवेलेंट सेट का मतलब क्या होता है? तो इक्विवेलेंट सेट हम लोग दो सेट को इक्विवेलेंट तब कह सकते हैं जब दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो।
तो वैसे केस में दोनों को इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे, ठीक है। सो इसका डेफिनेशन हम लोग ये लिख सकते हैं कि टू सेट्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। टू सेट्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। अब इक्विवेलेंट तो समझ गए हम लोग, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे ए है, सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 और 3, ठीक है। लेट अस सपोज कि सेट बी है जिसके अंदर एलिमेंट्स है अल्फा बीटा और गामा। तो आप यहाँ पे क्या नोटिस कर पा रहे हो कि सेट ए के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, यानी कि इसकी कार्डिनलिटी कितनी है। कार्डिनलिटी सेट ए की कितनी है, 3। वही सेट बी की अगर बात करो, सेट बी की कार्डिनलिटी कितनी है, इसकी भी 3 है। सो वी कैन व्हाट कैन बी राइट, एन ऑफ ए इज इक्वल टू 3, एन ऑफ बी इज इक्वल टू 3। सो दिस इम्प्लाइज दैट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन यहाँ पे क्या दिख रहा है कि दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है। एलिमेंट्स डिफरेंट रहे दैट डजंट मैटर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स शुड बी सेम। तो वैसे केस में तो क्या कह सकते हैं, पहले तो ये नोटिस कर लिया हम लोग। ये कह सकते हैं कि ए और बी क्या है, इक्विवेलेंट सेट है। सेट ए एंड बी आर इक्विवेलेंट, ठीक है। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे इक्विवेलेंट को कौन से साइन से डिनोट करते हैं, इस तरह से, ए इज इक्विवेलेंट टू बी, ठीक है। ये जो टिल्ड वाला साइन है इसको इक्विवेलेंट के लिए यूज़ करते हैं। और दूसरा तरीका आप लोग ये भी देखे होंगे कि इक्वल टू को ऐसे कर्ल टाइप का बना के, तो इसको भी हम लोग ऐसे ही रीड करते हैं, ए इज इक्विवेलेंट टू बी, ठीक है। अब अब सपोज करो यहाँ पे देखो, इक्वल और इक्विवेलेंट में क्या अंतर होता है। अगर मैं बोलूँ कि दो सेट आपस में इक्वल है, इसका मतलब यह है कि दोनों इक्विवेलेंट भी होगा। बट अगर मैं इसका रिवर्स बोलूँ कि दो सेट आपस में इक्विवेलेंट है, दिस डजंट मीन कि दोनों इक्वल भी होगा, ठीक है। देखो वही चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, इफ़ ए इज़ इक्विवेलेंट टू बी, ये तो ये कह ही सकते हो कि दोनों की कार्डिनलिटी सेम होगी। लेकिन अभी जो मैं बोल रहा था, एक सेकेंड, अभी जो मैं कह रहा था कि अगर, लेट मी मेंशन दिस पर्टिकुलर पॉइंट, इफ इफ a is equal to b, this implies that a is equivalent to b, ठीक है। but vice versa is not always true, ठीक है, is not always true। आई होप आपको ये बातें समझ आई होंगी, ठीक है। अब हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। अब जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो सेट थ्योरी का सबसे इम्पॉर्टेंट आप कंसिडर कर सकते हो, और वो है सबसेट्स। सो लेट अस सी, अब सबसेट्स क्या होता है। सो इसको समझाने के लिए लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। जैसे कि सपोज करो कि किसी भी चैप्टर का है, ठीक है, कोई चैप्टर है, तो चैप्टर के अंदर टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। ये सुनो, चैप्टर के अंदर कुछ टॉपिक्स होते हैं। अब टॉपिक्स के अंदर भी कुछ सब टॉपिक्स होते हैं, ये सुनो। टॉपिक्स के अंदर भी छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं जिसको हम लोग सब टॉपिक्स कह सकते हैं, ये सुनो, सब टॉपिक्स। सो ये सब वर्ड जहाँ पे लग जाता है, यू कैन सी हियर, ये जो सब वर्ड लग गया, व्हाट डज इट मीन। जैसे यहाँ पे टॉपिक है, ठीक है, टॉपिक के अंदर भी टॉपिक दिख रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, उस टॉपिक का सब पार्ट, पार्ट है, और उसका पार्ट यानी कि सब पार्ट। सब वर्ड लग जाने से हम लोग कह सकते हैं कि जो मेन आपका, जैसे यहाँ पे सेट के आगे सब लगा हुआ है, ठीक है, सब किसके आगे लगा हुआ है, सेट के आगे लगा हुआ है, ठीक है। तो सेट का एक पार्ट होगा जिसको हम लोग बोलेंगे सबसेट, इज दैट क्लियर। सो एक एग्जांपल से आपको समझा सकता हूँ, जैसे कि सेट ए है, इसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 और 3, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ से उठा के कुछ एलिमेंट्स को इस पर्टिकुलर सेट के अंदर डाल रहा हूँ। सपोज करो कि 2 और 3 को उठा के इस वाले में डाला हूँ, ठीक है। एंड लेट्स से दिस इज आवर सेट बी, ठीक है। सो इन दिस केस आप क्या नोटिस कर पा रहे हो कि सेट बी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो एक्चुअली में सेट ए के ही तो पार्ट हैं, 2 और 3। यू कैन सी हियर कि 2 और 3 ये दोनों एलिमेंट्स सेट बी में हैं। दिस implies दैट set B is particularly the subset of set A। ये बात आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। सो लेट मी एक्सप्लेन बाय प्रॉपर डेफिनेशन। सो हाउ कैन वी डिफाइन दो सेट को, जैसे दो सेट है हमारे पास, ठीक है, एक सेट ए है एक सेट बी है। सेट ए के अंदर जो एलिमेंट है, या ऐसा आप कह लो कि सेट बी के अंदर जो एलिमेंट है वो सेट ए से लिया गया है।
सो आप कहोगे कि सेट बी इज अ सबसेट ऑफ सेट ए। एंड उसी तरह से अगर ऐसा हो कि सेट ए के अंदर जो एलिमेंट्स है दैट इज टेकन फ्रॉम सेट बी, सो वी कैन से दैट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी। ठीक है, सो वी कैन से दैट इफ, आप ऐसे समझ लो, ए सेट ए है, ठीक है, सेट ए है, उसको हम लोग बी का सबसेट तब कहेंगे अगर ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में मौजूद हो। ठीक है, सो लेट मी डिफाइन दिस। इफ, या ऐसा कह सकते हो, अ सेट ए इज सेट टू बी अ सबसेट ऑफ सेट बी if every element of A is also an element of set B। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, मैं ये कह रहा हूँ कि सेट A को B का सबसेट तब कहा जाएगा जब A के सारे ही एलिमेंट्स B में मौजूद हों। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये है कि B का सारा एलिमेंट A में हो सकता है या फिर B का कुछ ही एलिमेंट्स A में हो सकता है, सबसेट्स के केस में। नाउ इसको डिनोट कैसे किया जाता है अगर ऐसा सिचुएशन यहाँ पे है? सो वी से ए इज अ सबसेट ऑफ बी। सबसेट का डिनोटेशन ये है, ठीक है। आप इसको इन अदर वर्ड्स ऐसे समझ सकते हो जैसे कि कोई बड़ा नंबर है, लेट्स से कि 5 बड़ा है 3 छोटा है, तो आप ये वाला इनइक्वालिटी यूज करते हो। इस इनइक्वालिटी का मतलब क्या है कि राइट साइड में जो दिख रहा है वो लेफ्ट साइड वाले से बड़ा है। एग्जैक्टली इन द सेम वे आप यहाँ पे ये समझ सकते हो कि ये जो सबसेट का साइन आपको दिख रहा है ना, ठीक है, व्हाट कैन यू सी, ये राइट साइड में जो बी है इसके कुछ एलिमेंट्स या सारे एलिमेंट्स ए में हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा है। ओके, नाउ सी, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे देखो, आप ऐसे कह सकते हो, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी दिया हुआ रहे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इफ, या ऐसे कह सकते हो एक्स बिलोंग्स टू, दिस implies that if x belongs to a implies that x also belongs to b। ठीक है, ओके, सो लेट मी शो यू एन एग्जांपल। सपोज करो कि सेट ए है हमारे पास जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड 4। ठीक है, लेट से एक सेट बी है हमारे पास, ठीक है, सेट बी दे रखा है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4 एंड 6। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हो कि सेट ए में जो भी एलिमेंट्स है वो कहाँ से मैच हो रहा है, या आप ऐसा कह सकते हो कि सेट बी में क्या क्या एलिमेंट्स है 1 2 3 4, ये 4 एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम 4 एलिमेंट्स आपको यहाँ पे सेट ए के सारे एलिमेंट्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या देख पा रहे हो कि आप ये देख पा रहे हो कि ए जो है सो बी का एक सब पार्ट है। ठीक है, ए जो है सो बी का सब पार्ट है, दैट्स वाई वी से दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए इज अ सबसेट ऑफ बी, आप ऐसे समझ सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, दैट सबसेट को अगर आप ऐसे कैटेगराइज कर सकते हो सबसेट में भी। यहाँ पे हमने एक कंडीशन बताया था कि सपोज करो कि अगर एक सेट सी मान लेते हैं, ठीक है, लेट्स से कि एक सेट सी है, या डी मान लेता हूँ ज़्यादा सही रहेगा, डी है एक सेट जिसके अंदर एलिमेंट है एक्स, सच दैट एक्स इज लेस देन इक्वल टू 4 एट द सेम टाइम एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो वैसे केस में व्हाट यू सी इज दैट डी इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, बट एट द सेम टाइम आप यहाँ पे ये देख पा रहे हो कि डी के अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3। वन सेकेंड, यहाँ पे इसको प्रॉपर तरीके से समझाने के लिए ऐसा करता हूँ कि डी के अंदर एलिमेंट्स ले लेता हूँ एक्स सच दैट x-1, x-2 इंटू x-3 इंटू x-4 इंटू x-6 इज इक्वल टू 0 कर देता हूँ। ठीक है, तो ऐसे केस में आप क्या देख पा रहे हो कि जो सेट डी है, डी इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ सेट बी। तो इसको सबसेट आप कह सकते हो, लेकिन एक और प्रिसाइज वे में एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट।
तो प्रॉपर सबसेट कब कोई होता है, मतलब कोई सेट कब किसी अदर सेट का प्रॉपर सबसेट होता है? तो यहाँ पे डी जो है सो बी का प्रॉपर सबसेट नहीं है। प्रॉपर सबसेट का डेफिनेशन लेट मी एक्सप्लेन यू। प्रॉपर सबसेट के लिए यहाँ पे आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर ए बी का सबसेट है और एट द सेम टाइम ए इज नॉट इक्वल टू बी, तो हम लोग कहते हैं कि ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। तो इसी डेफिनेशन को मैं लिख देता हूँ। इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड ए इज not equal to B, then set A is said to be a proper subset of set B। ठीक है, तो ये प्रॉपर सबसेट हो गया। अब इसके बीच में अंतर ये होता है, देखो प्रॉपर सबसेट और सबसेट के बीच में अंतर ये होता है कि कई जगह यू विल फाइंड कि ऐसा भी लिखा जाता है, अगर ए बी का सबसेट है तो ऐसा भी लिखा जाता है। बट प्रॉपर सबसेट के केस में ये जो नीचे अंडरलाइन दिख रहा है ये नहीं होना चाहिए। ओके, प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट में बस आपको ये ध्यान रखना है कि ए बी का सबसेट रहेगा और ए नॉट इक्वल टू बी होना चाहिए। ठीक है, इक्वालिटी के केस में दोनों एक दूसरे का सबसेट हो जाता है। बट अगर इक्वालिटी नहीं है, ठीक है, और उसमें मान लो कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी दे रखा है, तो मोर प्रिसाइजली वी कैन से दैट ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे सपोज करो कि सेट ए के अंदर एलिमेंट्स दे रखे हैं 1 2, ठीक है, सेट बी के अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड 4, सेट डी के अंदर एलिमेंट्स दे रखे हैं 1 2, सिर्फ 1 2 ले लेता हूँ। ठीक है, नाउ सी हियर, आप ये देख सकते हो कि ए इज अ सबसेट ऑफ, क्या क्या यहाँ पे दिख रहा है आपको, ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी। तो मोर प्रिसाइजली वी कैन से दैट ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। ठीक है, बट वही अगर मैं ए को डी से रिलेट करूं, सो यू विल फाइंड दैट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट डी। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर सबसेट का केस नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ए और डी दोनों आपस में इक्वल है। सो वी कैन से ए इज अ सबसेट ऑफ सेट डी। ठीक है, एंड वाइस वर्सा ऑल्सो कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, डी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो आपको ये याद रखना है। यहाँ से आप क्या समझ पाए, एक पॉइंट हम लोग ये भी मेंशन कर सकते हैं कि इफ ए इज इक्वल टू बी है, दिस implies दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी एट द सेम टाइम बी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो आपको ये कंडीशन याद रखना है, अगर ए और बी आपस में इक्वल है, इसका मतलब ए बी का सबसेट होगा और बी भी ए का सबसेट होगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, तो प्रॉपर सबसेट में ये था। अब कुछ ज़रूरी पॉइंट्स, कुछ और भी ज़रूरी पॉइंट्स हैं हमारे पास जिसको मैं निपटूं करने। अब बात यह है कि हर एक सेट जो होता है वो खुद का एक सबसेट होता है। ठीक है, हर एक सेट खुद का एक सबसेट होता है। सो वी कैन से ईच एंड एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, एक और पॉइंट यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि एक सबसेट, सपोज करो एक ऐसा सबसेट जो कि प्रॉपर सबसेट नहीं होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, विच इज़ नॉट अ प्रॉपर सबसेट, अ सबसेट विच इज़ नॉट अ प्रॉपर सबसेट इज कॉल्ड एन इम्प्रॉपर सबसेट। अब एक और पॉइंट ये है कि आपको तो पता ही है कि एम्प्टी सेट क्या होता है। तो एम्प्टी सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि एम्प्टी सेट हर एक सेट का एक सबसेट होता है? क्योंकि आप ऐसे कह सकते हो कि खाली सेट हर एक सेट का सबसेट हो ही सकता, होगी, सी बात है। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, लेट मी मेंशन दिस, द एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। सो इन जनरल आप ऐसे मेंशन कर सकते हो कि जो फाई होता है वो हर एक सेट का एक सबसेट होता है। ठीक है, इस चीज़ को आप ये समझ सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अब अगर बात करें सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स, सो लेट अस सी। सबसे पहले आप नेचुरल नंबर को देखो, नेचुरल नंबर किसका सबसेट है? नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ, अगर नेचुरल नंबर की मैं बात करूँ
लेट मी राइट द हेडिंग फर्स्ट, सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। तो जैसे मैं कह रहा था कि नेचुरल नंबर सबसेट है, किसका सबसेट है? नेचुरल नंबर होल नंबर का सबसेट है। और वही होल नंबर किसका सबसेट है? होल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर्स, एंड इंटीजर is a subset of rational number. Sorry, this is subset. Integer is a subset of rational number, and rational number is a subset of real numbers. अब इसके बियॉन्ड अगर जाना चाहो तो रियल नंबर इज a सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि हम लोग आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। ठीक है, सो आप ये रिलेशन समझ सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट टॉपिक की ओर, या एक काम करते हैं, इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल, इनमें से कौन सा पेयर आपस में इक्वल है? तो आप यहाँ पे देखने जाओ तो पहला ऑप्शन में क्या दिख रहा है? 1 2 3 XYZ, क्या दोनों आपस में इक्वल है? नॉट एट ऑल। ठीक है, क्यों इक्वल नहीं है? क्योंकि दोनों एलिमेंट्स ही अलग अलग है, तो इक्वल नहीं है। दूसरा ऑप्शन में देखो तो 1 2 3 3 1 2, एलिमेंट्स का ऑर्डर यहाँ पे मैटर नहीं करता है। और आप ये भी देख सकते हो कि ए और बी में दोनों में सेम ही एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। ठीक है, बाकी सी और डी भी देख लो, सी और डी में 2 4 6 इसमें दिख रहा है, बी में दिख रहा है 2 4 6 8, दिस इज नॉट ट्रू। फिर डी में देख लो, डी में भी आपका क्या है? 1 2 है, 1 2 2 3, दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सो सेकेंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि टू सेट्स ए एंड बी आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट्स इफ दे हैव द एग्जैक्ट सेम एलिमेंट्स, या फिर दे हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो एक्चुअल में अगर इसका आंसर देखा जाए, यहाँ पे बात हो रहा है इक्विवेलेंट का। इक्विवेलेंट तब होता है जब सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो दो सेट के अंदर, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगर एग्जैक्ट सेम एलिमेंट्स होगा तो भी ये इक्विवेलेंट, इक्वल प्लस इक्विवेलेंट दोनों होगा। ठीक है, इक्वल एंड इक्विवेलेंट दोनों होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे दे रखा है सेट ए में एलिमेंट्स है 2 3 5 7। ठीक है, 2 3 5 7। सेट बी में दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो सबसे पहला ऑप्शन में आपको दिख रहा है कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। क्या ए बी का एक सबसेट है? अब ये चेक करने के लिए आपको ये देखना होगा कि ए के अंदर जो भी एलिमेंट्स है, जैसे 2 3 5 7, क्या ये चारों एलिमेंट्स सेट बी से लिया गया है? चलो मैच करते हैं वन बाय वन। 2 3 5 7 है ना, तो 2 मिला, 3 मिला, 5 मिला, 7 मिला। सो यू कैन से दैट सेट बी का एक सब पार्ट है, यानी कि सब सेट है सेट ए। सो यस, ऑप्शन वन इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन वन इज करेक्ट। अब इसमें से आप ऑप्शन बी की अगर बात करूं मैं कि सेट बी सेट ए का सबसेट है, नो, दिस इज इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेट बी में कुछ एलिमेंट्स है लाइक 1 4 6 और 8, ये जो एलिमेंट्स है वो सेट ए में है ही नहीं। ठीक है, ऑब्वियसली जो तीसरा ऑप्शन है दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट तो है ही नहीं क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट है और इसमें टोटल 8 एलिमेंट्स है सेट बी में। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए की बात करूं, दैट इज 4, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज नथिंग बट 8, तो दोनों आपस में इक्वल नहीं है। सो इट मीन्स इक्विवेलेंट नहीं है। ओके, चलो अब अगला क्वेश्चन बनाते हैं। इस वाले क्वेश्चन में क्या दिख रहा है हमें? लेट m इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। यानी कि अगर आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो A E I O और U, यही 5 वॉवेल्स हैं हमारे पास इंग्लिश अल्फाबेट में। ठीक है, और वही सेट एन दे रखा है AEIOU, एम और एन आपस में आपको क्या दिख रहा है? इक्वल दिख रहा है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू? एम इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एन। प्रॉपर सबसेट के केस में क्या होता था? एम को अगर एन का प्रॉपर सबसेट बोलेंगे इट मीन्स एम और एन आपस में इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी कि पहला ऑप्शन गलत है क्योंकि एम और एन आपस में इक्वल पाया गया। ठीक है, इट मीन्स पहला ऑप्शन गलत है। चलो अब अगला ऑप्शन देखते हैं, एम एंड एन आर इक्विवेलेंट बट नॉट इक्वल। इक्विवेलेंट बट नॉट इक्वल कह रहा है तो दूसरा ऑप्शन भी गलत है।
तीसरा ऑप्शन में क्या कह रहा है, एम एंड एन आर इक्वल सेट्स, यस, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट है आपका। ठीक है, चौथा ऑप्शन देखो, एन इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एम, ये भी गलत है, तो ओनली ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, तो अभी तक मैं जितने भी टॉपिक्स किए उस पे क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। अब कुछ ज़रूरी पॉइंट्स है उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल से एक टॉपिक को समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप एक एग्जाम्पल कंसिडर करो। सपोज करो कि सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 और 2। ठीक है, अगर आपसे बोला जाए कि सेट ए के जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हो सकते हैं उन सारे सबसेट्स को लिखो, तो आप क्या करोगे? सबसे पहला सबसेट आपके दिमाग में आना चाहिए एम्प्टी सेट, दैट इज फाइव, क्योंकि हमने बताया था कि फाइव इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, फिर दूसरा सेट क्या आएगा? वन। दूसरा जो वन है, यानी कि ये जो सिंगलटन सेट है, दिस इज सबसेट ऑफ ए। फिर दूसरा हो जाएगा यहाँ पे, मतलब तीसरा जो सेट हो जाएगा सबसेट, दैट इज टू। उसके बाद हमने एक और पॉइंट बताया था कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी कि 1 और 2 भी होगा। तो ये जितने भी सेट्स के यहाँ पे लिस्ट है, दिस इज ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ सेट ए। ठीक है, सो ये जो आप देख पा रहे हो, इसको एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है, एक नाम दिया गया है जो कि कहलाता है पावर सेट। ठीक है, इसको कहते हैं पावर सेट ऑफ सेट ए। ठीक है, सो दिस सेट इज पावर सेट ऑफ सेट ए, यानी कि सेट के अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद है वो खुद एक सेट है। ठीक है, सो इसको बोलते हैं पावर सेट ऑफ सेट ए। ठीक है, सो व्हाट कैन बी राइट, एक टॉपिक का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं, पावर सेट ऑफ एनी सेट। सो व्हाट इज पावर सेट? पावर सेट भी एक सेट होता है, इसको डिफाइन हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि दिस सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल सबसेट्स ऑफ एनी गिवन सेट इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ दैट सेट। सो लेट मी राइट दिस, द सेट ऑफ all the possible subsets of any given set is called power set of that set, is called set of power set of that set। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं? डिनोट करने के लिए सपोज करो कि कोई सेट ए है। ठीक है, फॉर एनी सेट ए इट इज डिनोटेड एज पी ऑफ ए। ठीक है, इस तरह से इसको डिनोट करते हैं, पी ऑफ ए। अब यहाँ पे देखो एग्जांपल के तौर पे सपोज करो कि सेट ए के अंदर एलिमेंट्स दे रखा है 1, 2 और 3। ठीक है, और अगर आपसे बोला जाए कि राइट द पावर सेट ऑफ सेट ए, तो कैसे लिख सकते हैं? पी ऑफ ए इज इक्वल टू, अब पावर सेट क्या होता है? ऑल द पॉसिबल सबसेट ऑफ गिवन सेट, यानी कि सेट ए का हर पॉसिबल सबसेट्स का जो सेट बनेगा उसको बोलेंगे पावर सेट ऑफ दैट सेट, यानी कि पावर सेट ऑफ ए, पी ऑफ ए। ठीक है, तो एक बड़ा सा करली ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले तो फाइव आ जाएगा, फिर सिंगलटन सेट्स का यहाँ पे लिस्ट बताता हूँ, तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब डुप्लेट्स यानी डबल डबल एलिमेंट्स वाले 1, 2 हो जाएंगे, 1, 3 हो जाएंगे, फिर 2, 3 हो जाएगा। उसके बाद जो एक पॉइंट हमने बताया था कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी कि 1, 2, 3। ठीक है, तो इन सब को कंबाइन करके जो यहाँ पे बना है हमारे पास, ये जो सेट बना है, इसको बोलेंगे पावर सेट ऑफ ए, पी ऑफ ए। ठीक है, अब एक जरूरी, बहुत ही जरूरी बात है, वो ये है कि पावर सेट में कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं। सपोज कि आपको ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिया गया है, सपोज करो कि एन एलिमेंट्स हैं, तो उसके पावर सेट में टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे? ठीक है, तो इस पे बेस्ड ये पॉइंट, ये बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है जिसको मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ। सपोज करो कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए दे रखा है एम, ठीक है, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 2 raised to m। ये बहुत ही ज़रूरी बात है, इसका प्रूफ मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, प्रूफ को समझते हैं। सबसे पहले एग्जांपल के लिए सपोज करो कि सेट ए के अंदर एलिमेंट्स दे रखा है 1, 2। ठीक है, अब इसका पावर सेट लिखते हैं, तो पावर सेट में क्या क्या आएगा? 5 आएगा, 1, 2 और 1, 2। ठीक है, तो 1,
2 और 1 2। अब आप टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करोगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए आपको पता चलेगा। यहाँ पे काउंट करके देख लो कितने दिख रहे हैं। तो 1 2 3 4, सो वी हैव 4 एलिमेंट्स। ठीक है। अब अगर सेट बी कंसिडर करता हूँ जिसमें एलिमेंट्स है ए बी और सी, और अगर इसका पावर सेट लिखने जाऊँ तो पी ऑफ बी क्या हो जाएगा, इसके अंदर एलिमेंट्स आएंगे। सबसे पहले तो 5 आएगा, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, एंड सो ऑन। इस तरह सारा लिख देता हूँ। और जब आप इसको काउंट करोगे यू विल फाइंड दैट 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 एलिमेंट्स हैं। ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ बी इज व्हाट, 8। सो आप एक चीज़ जनरलाइज कर सकते हो यहाँ पे। लेट्स से कि एक और सेट है हमारे पास सी जिसके अंदर एलिमेंट्स है कुछ भी नहीं है, जिसके अंदर एलिमेंट्स सपोज करो ये एक एम्प्टी सेट है। ठीक है। या सपोज करो सिर्फ एक एलिमेंट्स है। ठीक है, एक एलिमेंट्स है, यानी कि यहाँ पे अल्फा ले लेता हूँ। तो पी ऑफ सी यानी पावर सेट ऑफ सी क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो एक एम्प्टी सेट होगा फिर अल्फा हो जाएगा। टोटल कितने इसमें दिख रहे हैं, टोटल दिख रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ सी इज हाउ मेनी, 2। ठीक है। तो आप इस तरह से जनरलाइज कर सकते हो। जनरलाइज क्या कर सकते हो कि अगर एन एलिमेंट्स है तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स पावर सेट में क्या हो जाएंगे, 2 raised to n हो जाएंगे। ठीक है। और यही पॉइंट हमने यहाँ पे बताया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है। सो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अगले क्लास में इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और आगे के टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन। तो मन लगा के पढ़ते रहिए सब कोई, और क्वेश्चंस भी सॉल्व करते रहिए।